नमस्कार। मैं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। लास्ट व्याख्यान में हमने सिद्धांत क्या है इस पर चर्चा करी। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं। 1914 से 1918 तक दुनिया में एक महायुद्ध हुआ जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया में आर्थिक नुकसान के साथ साथ संपूर्ण मानवता को भी बड़ा नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विषय के रूप में उभरा। और इसमें जो प्रथम सिद्धांत उभर कर आया, जो कि लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी का ये एक हिस्सा था, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महायुद्धों के बीच की थ्योरी माना जाता है, क्योंकि ये दो महायुद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्ववादी सिद्धांत रहा और इसको आदर्शवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस आदर्शवादी सिद्धांत ने इस बात की खोज की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य होने वाला युद्ध एवं संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। तो आदर्शवादियों ने पाया कि राज्यों में तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिलती है और ये तानाशाही प्रवृत्ति है वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती है, जो कि युद्ध का एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो कारण इन्होंने पाया वो था राज्यों के मध्य होने वाले गुप्त समझौते और राज्यों के बीच में जो सैन्य गठबंधन है, यह भी एक युद्ध का प्रमुख कारण है। तो आदर्शवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ये परिदृश्य है युद्ध और संघर्ष का, इसको बदला कैसे जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। और बदलने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि राज्य अपनी विदेश नीति के अंतर्गत नैतिक जो मूल्य है उसको महत्व दे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य है वो बदला जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत होने वाले युद्ध वो शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। युद्धों को रोका जा सकता है, युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। इस आदर्शवादी सिद्धांत इसने ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित की जा सकती है, न्याय स्थापित किया जा सकता है, राज्यों में समृद्धि स्थापित की जा सकती है। इसलिए इस आदर्शवादी सिद्धांत को आशावादी सिद्धांत एवं प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का ये मानना है कि जो मानव का स्वभाव है वो परोपकारी है, मानव का स्वभाव अच्छा स्वभाव है, मानव शांति प्रिय है, जो स्वयं के हित के बारे में तो सोचता ही है, स्वयं के हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ख्याल रखता है। इसलिए जो राज्य का नेतृत्व करता है वो भी मानवी है। तो राज्यों का व्यवहार है वो बदला जा सकता है। ये कहें कि आदर्शवादी सिद्धांत मानव स्वभाव के बारे में लॉकियन धारणा को स्वीकार करता है। लॉकियन धारणा का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश विद्वान जॉन लॉक के मानव स्वभाव के बारे में विचार थे, जॉन लॉक के जो विचार थे वो थॉमस हॉब्स के एकदम विपरीत थे। हॉब्स का ये मानना था कि मानव गंदा है, झगड़ालू है, शक्ति का आकांक्षी है, पार्श्विक प्रवृत्ति का है, जबकि जॉन लॉक इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। जॉन लॉक का मानना है कि मानव का स्वभाव अच्छा स्वभाव है, मानव शांति प्रिय है, मानव परोपकारी है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो मानव स्वभाव इतना अच्छा है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति, समृद्धि, प्रगति और न्याय की स्थापना की जा सकती है और एक शांति प्रिय विश्व का निर्माण किया जा सकता है और युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आदर्शवादी जो सिद्धांत है वो एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, मानपरक सिद्धांत है। मानपरक सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जो मूल्यों की बात करता है। दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया। जब जनवरी 1918 में अमेरिकी कांग्रेस को अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन संबोधित कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने
14 पॉइंट एक फॉर्मूला रखा, जिसे 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है। इस 14 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख बातें थी, जिसमें एक था कि लोगों को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें सभी राष्ट्रों की भागीदारी हो। और अगर इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित होगी तो विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, संघर्षों को रोका जा सकता है। वुड्रो विल्सन के इसी भाषण से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की प्रेरणा मिली। बाद में 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसमें भी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करने की बात की गई और 28 जून 1919 को लीग ऑफ नेशंस का जो प्रतिज्ञा पत्र यानी चार्टर था, उस पर हस्ताक्षर किए गए और ये चार्टर है वो लागू हुआ 10 जनवरी 1920 को। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित की जा सकती है, ऐसा आदर्शवादी सिद्धांत का मानना है। नेक्स्ट विशेषता, निशस्त्रीकरण और मध्यस्थता में विश्वास है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य जब शस्त्रीकरण की ओर बढ़ते हैं, शस्त्रों की होड़ में लगे रहते हैं, तो राज्यों के मध्य अविश्वास बढ़ता है और यही अविश्वास है राज्यों को युद्ध और संघर्ष की ओर ले जाता है। अगर इन शस्त्रों की होड़ को कम किया जाए और राज्य निशस्त्रीकरण की ओर बढ़े और अपने बीच में होने वाले विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से अगर सुलझाए, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट, आदर्शवाद ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के ऊपर एक सरकार होनी चाहिए, विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। और आदर्शवादी इस बात के लिए आशावादी भी है कि विश्व के अंतर्गत एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है, उसका निर्माण किया जा सकता है और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट अगर स्थापित होगी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निसंदेह शांति स्थापित होगी, युद्ध समाप्त होंगे, संघर्ष है वो समाप्त होंगे। नेक्स्ट विशेषता, विश्व जनमत का निर्माण। अगर विश्व जनमत का निर्माण होगा, जनता की अगर चलेगी, तो युद्ध है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कम होंगे। तो कुल मिलाकर आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो युद्ध की प्रवृत्ति है, वो संघर्ष की प्रवृत्ति है, उसको रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो इनका मानना है कि राज्य नैतिकता को अपनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करें, डोमेस्टिक लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की अगर स्थापना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध को रोककर शांति की स्थापना की जा सकती है। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं। कुल मिलाकर आदर्शवादी सिद्धांत ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध को रोकना संभव है, शांति स्थापित करना संभव है। अब हम देखते हैं कांट की जो परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति की थीसिस थी, उसका आदर्शवाद पर क्या प्रभाव है। इमैनुअल कांट है, ये एक लिबरल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। लिबरल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के साथ में आइडियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। इन्होंने 1795 के अंतर्गत एक थीसिस लिखी जिसका नाम था परपेचुअल पीस, शाश्वत शांति। इस शाश्वत शांति की जो थीसिस थी, इसके अंतर्गत इमैनुअल कांट ने 3 बातों को मुख्यतः इंगित किया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो आदर्शवादी सिद्धांत है, जो उदारवादी सिद्धांत है, उसके ऊपर कांट की इस परपेचुअल पीस थीसिस का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत जो पहली बात थी वो ये थी कि प्रत्येक राज्य का संविधान है वो गणतांत्रिक संविधान होना चाहिए। गणतांत्रिक संविधान का मतलब ये है कि जहां गणतांत्रिक संविधान होगा वहां जनता सर्वोच्च होगी। अगर जनता सर्वोच्च होगी तो फिर राज्य जो निर्णय लेगा वो अपनी नागरिकों की सहमति से लेगा। तो
नागरिक कभी नहीं चाहेगा कि युद्धों के अंतर्गत बढ़ोतरी हो, संघर्षों के अंतर्गत बढ़ोतरी हो, तो स्वाभाविक रूप से युद्ध में कमी आएगी। तो पहली बात इमैनुअल कांट ने कि राज्यों का जो संविधान है वो गणतांत्रिक होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया। दूसरी बात इमैनुअल कांट ने इस परपेचुअल पीस थीसिस में की कि एक स्वतंत्र राज्यों का संगठन स्थापित होना चाहिए और राज्यों को आपस में एक समझौता करके इस प्रकार के एक शांतिपूर्ण संघ की स्थापना करनी चाहिए, जो कि राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इससे युद्ध है वो समाप्त हो जाएंगे और निरंतर शांति है वो स्थापित हो जाएगी। तीसरी बात इमैनुअल कांट ने कॉस्मोपॉलिटन राइट्स की सर्वदेशीय अधिकार। सर्वदेशीय अधिकार का मतलब है कि लोगों के जो अधिकार है वो एक यूनिवर्सल कम्युनिटी, सार्वभौमिक समुदाय पर आधारित होने चाहिए, यानी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पर स्थापित होने चाहिए और सभी लोगों को एक दूसरे के जो अधिकार है उसका सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा तो स्वाभाविक रूप से संघर्ष और युद्ध की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति की व्यवस्था है वो स्थापित होने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये कांट की परपेचुअल पीस की थीसिस की 3 प्रमुख मान्यताएं थी और इन्हीं 3 प्रमुख मान्यताओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो आदर्शवादी सिद्धांत है, आदर्शवादी सिद्धांत एक तरह से लिबरल जो इंटरनेशनलिज्म था उसका ही हिस्सा था। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति स्थापित की जा सकती है। कुल मिलाकर आदर्शवादी सिद्धांत है वो एक आशावादी सिद्धांत है, प्रगतिवादी सिद्धांत है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत प्रगति में विश्वास करता है, इस बात की आशा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और संघर्ष की प्रवृत्ति को बदलकर शांति की स्थापना की जा सकती है, समृद्धि लाई जा सकती है, न्याय की स्थापना की जा सकती है। ये संभव है और ऐसा किया जा सकता है। ये आदर्शवाद की प्रमुख मान्यताएं थी। अब आदर्शवादी जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रमुख समर्थक विद्वान कौन कौन है? बर्ट्रैंड रसेल, वुड्रो विल्सन, अल्डस हक्सले, विलियम लैंड, रिचर्ड कॉब्डेन, मार्गरेट मीड, कोलंबिस और वुल्फ, नॉर्मन एंजल, रिचर्ड फाक। ये विद्वान प्रमुख आदर्शवादी विद्वान है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आदर्शवादी विद्वान है या कौन सा आदर्शवादी विद्वान नहीं है, तो इन विद्वानों के आप नाम याद रखना। उम्मीद करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आदर्शवादी सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।